हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हम जो आलेख पढ़ने जा रहे हैं वो कंकाल, स्केलेटन। ये रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, उस पर आधारित एक नाटक है। तो लीजिए, इसका पाठ हम शुरू कर रहे हैं। कंकाल, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित नाटक। दृश्य एक, जमींदार अधर बाबू का घर। घर में शादी के माहौल की गहमा गहमी है। खाने पीने का सामान, कपड़े, बिछाने की दरियां, चौकी वगैरह सहेजे जा रहे हैं। वातावरण में पीछे कहीं शादी के गीत संगीत भी सुनाई पड़ रहे हैं। मेहमानों से भरे कमरे में हुक्का, ताश और आराम चल रहा है। बाहर एक तांगे के आने की आवाज सुनाई देती है। महिम और रामदयाल काका आते हैं। महिम: अरे रामदयाल काका, बाहर लगता है कोई आया। वेणु होगा, उसका सामान बगल वाले कमरे में रखवा दो। रामदयाल: जी बाबू। दरवाजे की ओर चलता है पर किसी को आते देखकर रुक जाता है। लो, वेणु बाबू तो आ गए। अपना सामान खुद ही उठाए। वो जबरदस्ती उससे बैग लेते रहे। अरे वेणु बाबू, मैं खुद ले आता। लाइए, दीजिए, ये मेरा काम है। वो वेणु के हाथ से बैग लेकर अंदर जाते हैं। महिम: कितने वर्षों बाद देख रहा हूं तुम्हें। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। सूख कर कंकाल हुए जा रहे हो। वेणु, ऐसे तो चलेगा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। सब अकेले रहने का नतीजा है। पर तू मेरी बात माने तब ना। वेणु: ओहो दादा, अब फिर वही बात। आखिरी साल है, पेपर जमा कर दूं रिसर्च का, फिर सेहत भी बना लूंगा। आओ तुम्हें मेहमानों से मिलवाऊं। एक 55 साला व्यक्ति से मिलाते। ये हैं दक्षिण चरण बाबू, मौसा जी लगेंगे। नमस्कार। दक्षिणा जी: कितने बड़े हो गए हो। माँ की गोद में पहली बार देखा था, उसके बाद आज देखा, पर खबर सारी मिलती रही। सुना है खूब पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ो, समाज का नाम ऊंचा करो। महिम: ये हैं श्रीपत बाबू, बालनपुर के जमींदार हैं, काका लगेंगे रिश्ते में। प्रणाम। इन्हीं के गांव के जमींदार हलदार बाबू के घर में हमारी शशिमुखी का रिश्ता तय हुआ है। इन्होंने बड़ी मदद की है। अरे रिश्ता तो सब उसका तय किया है, हम तो बस बहाने हैं। सुना है वेणु बाबू, वहां पढ़ाई के साथ साथ तुम ब्रह्म समाज के कार्यक्रमों में भी भाग लेते हो। ये तो ठीक नहीं है। ये विदेश की रीति रिवाज वाले विद्यार्थियों की जमात हमारी सनातन हिंदू संस्कृति को भ्रष्ट करने की साजिश रचते हैं। इनके झांसे में तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को नहीं आना चाहिए। जी। एक वेणु की उम्र का युवक आता है, वो पूरे जोश में है। कहाँ है वेणु, कहाँ है वेणु। ये रहा, देखा, पहचान लिया। महिमदा कहते थे नहीं पहचान पाऊंगा। अरे कैसे नहीं पहचानता, ये अपना लंगोटिया दोस्त है, पर लगता है वेणु बाबू मुझे नहीं पहचान पा रहे। अरे मैं सतीश चंद्र मजूमदार, वही जिसे तुम सब स्कूल में सत्तू कहकर चिढ़ाते थे। अरे सत्तू, तू है। एकदम सामने आने पर तो मैं पहचान भी नहीं पाता। क्या कर रहे हो आजकल। करना क्या है, गृहस्थी की गाड़ी में बैल बना जुटा हुआ हूं। पिताजी स्वर्गवासी हो गए तो माँ ने कसम दिलाकर झटपट शादी कर ली। 4 बच्चों का बाप बना, अब उनकी चोंच में दाने डालने के जुगाड़ में लगा रहता हूँ। सब कर्म का लिखा है। अब मेरी छोड़, अपनी सुनाओ। महिम बता रहे थे कि तुम्हारा रिसर्च पूरा होने वाला है। क्या टॉपिक है। हिंदू समाज में नारी की दशा। दशा क्या, दुर्दशा है। महिमदा बता रहे थे कि तुमने अब तक शादी भी नहीं की। कहीं कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई उधर। वहां की जिंदगी तो बड़ी चकमक होगी नहीं। हर तरफ मेला, भीड़ भाड़, गाना बजाना, खेल तमाशा, जिंदगी के खूब मजे लेते होगे। बाहर से आवाज सुनाई देती है, सत्तूदा, बोदी ने बुलाया है। अरे मैं तो भूल ही गया, वैद्य जी के पास जाना है मुन्ने की दवाई लाने के लिए। 2 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है, मैं चलता हूँ। वो बाहर जाने के लिए मुड़ता है, अचानक रुककर वापस वेणु से,
लो, असल बात तो कहना ही भूला जा रहा था। वेणु, मेरी बड़ी बिटिया राधामणि अब 12 साल की हो गई है। तुम तो वहां बहुत से लड़कों को जानते होगे। कोई होनहार युवक अपने समाज का पता चले तो बताना। ये तो करना ही पड़ेगा अपने दोस्त के लिए। पर तुम्हारी राधामणि तो अभी 12 साल की ही हुई है। अभी से तुम्हारी भतीजी जिसकी शादी में तुम आए हो, वो भी तो बस 13 साल की ही है। देखो, मुझसे कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तुम मेरे लंगोटिया दोस्त होकर भी मदद ना करोगे तो फिर किससे उम्मीद लगाऊं? जी, मैं फिर आऊंगा। वो निकलता है। वेणु को कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामदयाल काका एक लोटे में पानी और हाथ में एक गमछा लिए आते हैं। लो वेणु बाबू, हाथ मुंह धोकर जलपान कर लो। मन हो तो पहले पानी गर्म करवा दूं, नहा लेना। जी काका, पहले नहा ही लूं, थकान उतर जाएगी। रामदयाल, आइए, मेहमानों से पूरा घर अटा पड़ा है। आपका सामान मैंने तुम लोगों के भूत कमरे में रखवा दिया है। भूत कमरा? काका, तुम लोग उसे भूत कमरा ही कहते हो। और क्या तुम लोगों का दिया नाम है? इन सब के बीच एक तरुण युवती मंच पर एक कोने में ओट किए खड़ी हो चुकी है। वो हिलती है। वेणु उसे देखकर रुकता है, पहचानने की कोशिश करता है। तुम शशिमुखी? प्रणाम काका, खुश रहो। अरे उधर कोने में कहाँ खड़ी है, शर्मा रही है। आप इतनी देर से क्यों आए? पहले नहीं आ सकते थे? पढ़ाई का बहुत सारा काम था। माँ कहती थी कि तुम नहीं आओगे। एक बार सोचा तो था, फिर रहा नहीं गया। हमारे समाज में ये कुरीति है, लड़कियों की शादी जल्दी से कर दो। अभी तो तुम बस 13 साल की ही हो, तो क्या हुआ? मेरी उम्र की सब सहेलियों का कब का ब्याह हो चुका है। अब मेरी भी हो रही है। पर तुम्हें तो पढ़ना लिखना था आगे। पिछली बार जब मिली थी तो कह रही थी, काकू मैं भी तुम्हारी तरह खूब पढ़ूंगी, पढ़कर डॉक्टर बनूंगी। मुझे भी अपने जैसा एक पेन ला कर दे दो, परीक्षा में उसी से लिखूंगी। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कब का एक पेन भी खरीद कर रखा हुआ है। शशि पेन लेकर, अच्छा है, पर अब ये मेरे किस काम का काका? मैं भी चाहती तो थी कि पढ़ लिख सकूं, पर माँ बाप मौसा जी ने समझाया तो समझ गई कि मेरा काम क्या है, स्त्री धर्म क्या है। पिता के सिर से बोझ हल्का कर उनका परलोक सुधारना, यही मेरा परम दायित्व है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। पर मुझे ये पसंद नहीं शशि। मैंने तो दादा को लिखा भी था, पर कोई माने तब ना। ये पसंद नहीं मुझे तो ऐसे विवाह में शामिल होते भी शर्म आती है। परिवार का मामला जानकर मना नहीं कर पाया। काश की रोक पाना मेरे वश में होता। लाओ वापस दो मुझे पेन। अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। नहीं काका, ये तो मैं रखूंगी। मेरे काम की नहीं, मेरे होने वाले स्वामी के काम होगी। कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। रखो। बाहर किसी औरत की आवाज आती है, शशिमुखी, शशिमुखी। माँ है, मैं जाती हूँ, बाद में मिलूंगी आपसे। अपने कॉलेज के बारे में बताना मुझे। सुना है वहाँ लड़कियां भी खूब पढ़ती लिखती हैं लड़कों की तरह। वो जाती है और तू भरता है। वो कोई संस्कार गीत गा रही हैं। धीरे धीरे अंधकार। दूसरा, कभी बच्चों के पढ़ने का कमरा रही कोठरी में रामदयाल काका और वेणु। रामदयाल, लो वेणु बाबू, यहीं आराम कर लो। तुम लोगों के जाने के बाद ज्यादातर बंद ही रहा ये भूत कमरा। कोई जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं मेहमानों का इंतजाम देख कर आता हूँ। वो बाहर जाते हैं। वेणु, भूत कमरा, यही नाम दिया था मैंने इस कमरे का। वैसे तो ये कमरा हम सभी बच्चों के लिए पढ़ने का कमरा था। हमारे इसके बगल वाला कमरा था, उसमें आज तो मेहमान भरे पड़े हैं। बचपन में जब हम रात कमरे में सोते थे, कमरे में उसकी हड्डियां खड़खड़ाती थी। कभी अचानक मेरी नींद खुल जाती तो ऐसा लगता जैसे वो दांत किटकिटा कर खाने को मांग रहा है। खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। डर के मारे मेरी सट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। तब मैं सबसे छोटा भी तो था। मैं भगवान का नाम जपता,
उल्टा सीधा हनुमान चालीसा बुदबुदाता, जय हनुमान पिशाच भूत छू हो जाए, लोटा भागे किडनी पर जोर पड़ता, पर डर के मारे दबाए चुपचाप पड़ा रहता, रोके रोके किसी बड़े के उठने का इंतजार करता। एक बार तो बिस्तर भी गीला कर दिया था अंधेरे में, तब कोई चलता हुआ सा लगता। तब मैं था ही कितना बड़ा, 10 साल का। रात को सरसराते पत्तों खड़ छायाओं से मेरी जान सूखती थी। इस दौरान बच्चे का कमरा बन जाता है जिसमें बच्चे सोए हैं। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी देह पर कूदा। मैं चीख कर उठ बैठा, सब हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? मेरी देह पर कोई कूदा था। क्या कहते हो? डिबरी जलाते हुए। कोई तो नहीं है। वो रहा, चूहा। चूहा कैसा डर से कांपता हमारे किताबों पर बैठा है। भाग गया, चूहे से डर गया। बेणु भी तो चूहा है, नन्ना सा चूहा, देखो कैसे कांप रहा अभी से। डरपोक चूहा, चूहा चूहा, बेणु बाबू चूहा, बेणु बाबू चूहा। एक चूहा बेणु के ऊपर। आप सुन पा रहे हैं? ठीक चल रहा है? बीच में कनेक्शन लगता है टूटा हुआ था। खैर जो भी है, अधर बाबू दातून करते हुए बच्चों के कमरे में आते हैं। अधर, बच्चों शोर क्यों मचा रहे हो? बेणु चूहे से डर गया। क्या सुन रहा हूं? तुम रात में डर जाते हो। साहसी बनो बेटा। बेकार के काल्पनिक किस्से कहानियां सुनकर भूत वगैरह की कल्पना करते रहते हो। तुम सबको विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। रामदयाल काका सब बच्चों के लिए दांतों में पानी लेकर आते हैं। बच्चे मुंह धोने में लग जाते हैं। चलो सब लोग जल्दी से मुंह धो, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए नया मास्टर खोजा है। वे विज्ञान पढ़ाएंगे। विज्ञान पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी और दुनिया की सच्चाई का बोध होगा, और फिर तुम सब एक निडर सफल इंसान बनोगे। मेरे विमल मजूमदार का बेटा कैंपवेल मेडिकल स्कूल में पढ़ने जाता है। मैंने उससे बात कर ली है। वो हफ्ते में 2 दिन आकर तुम लोगों को पढ़ा दिया करेगा। सब तैयार हो जाओ, वो आने वाला है। बाहर तांगे की आवाज सुनाई देता है, लगता आ गया। चलो सब जल्दी से तैयार होकर पढ़ने के वाले कमरे में आ जाओ। आता है, अधर बाबू को एक कागज देता है। प्रणाम बाबू मुशाई। गौर मोहन बाबू ने कहा है कि इन्हें बच्चों के कमरे में रखवा दीजिए, वे थोड़ी देर में आते ही होंगे। ठीक है। बच्चों से, जाओ बच्चों, रामदयाल काका के साथ जाओ। तांगे में एक बक्सा पड़ा होगा, उसे सावधानी से उठाकर वाले कमरे में रख दो। बच्चे रामदयाल काका के साथ जाते हैं। सब ठीक जा रहा है। बस उसे सुचरिता भा जाए तो मैं अपना दायित्व पूरा करूंगा। परिवार तो देखा भाला है। गौर मोहन बाबू भी सुशील हैं, पर नए विचारों में हैं। पता नहीं हमारी किशोरी बिटिया सुचरिता को पसंद करेंगे या नहीं। बच्चे रामदयाल काला ताबूत उठाकर लाते हैं। उस पर एक ताला लगा हुआ है। वे उसे ले जाकर बच्चों के पढ़ने के कमरे में रखते हैं। वे बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहे हैं, तरह तरह के उल जलूल कल्पनाएं कर रहे हैं। बच्चों, इसे रख दिया, अब इससे दूर हटकर खड़े हो जाओ। गौर मोहन बाबू आकर स्वयं इसे खोलेंगे। सब लोग ध्यान से पढ़ना। किसी की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वे जाते हैं। बच्चे रामदयाल काका से प्रश्न पूछते हैं। काका, इसमें है क्या? आ रहे हैं? हाँ, तो ये जो है बच्चे पूछते हैं, क्या इसमें है क्या? अब मुझे क्या पता, मैं बताऊं? इसमें किसी की लाश होगी। लाश? हो सकता है, क्योंकि ईसाई लोगों के मरने के बाद इसी तरह के बक्से में कब्रिस्तान ले जाकर दफनाने के लिए ले जाते देखा है मैंने। पर हमें पढ़ाने के लिए लाश क्यों भेजेंगे? वही तो रामदयाल काका बोलते हैं, इसमें कुछ और भी हो। लाश को तो मैंने उठाया है। बड़े बाबू की अर्थी उठाई थी, वो तो बहुत भारी थी। ये तो बहुत हल्की है, इसमें मुर्दा तो होगा नहीं, पक्का। वेणु बोलता है, मैं बताऊं, इसमें जरूर कोई आत्मा होगी।
एक बोलता डरपोक, चूहा। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। अगर तेरी बात मान भी ले, इस बक्से में अंदर आत्मा है तो वो मुझसे बात करेगी। वो ताबूत खटखटाता है, ए ताबूत के अंदर बंद आत्मा, बोल कौन है तू, जवाब दे, कोई है जवाब दो। इसी बीच में पीछे गौर मोहन बाबू खड़े होकर विनोदी मुस्कुराहट के साथ उनकी हरकतें देख रहे होते हैं। उन्हें भी शरारत सूझती है और वे आवाज बनाकर बोलते हैं, कहो बच्चों, मैं आत्मा बोल रही हूं। सारे बच्चे एक बार की सहम जाते हैं। गौर मोहन शरारत से उन्हें देख रहा है। बच्चे शर्मा जाते हैं। गुड मॉर्निंग, बड़ी देर से देख रहा हूं कि तुम लोग ये सब जानने में लगे हुए हो कि बक्से के अंदर क्या है। अभी इस रहस्य से पर्दा उठा देता हूं। वैसे मैं हूं गौर मोहन मंजूमदार, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूं। मैं तुम लोगों को मनुष्य की शारीरिक संरचना का वैज्ञानिक सच बताऊंगा। तुम्हारा क्या नाम है? वेणुगोपाल। मैं महिम चंद्र। मैं सतीश चंद्र। मैं यतीन्द्रनाथ। गौर मोहन, ग्लैड टू मीट यू ऑल। पता है बच्चों, हमारे शरीर का ढांचा किससे बना है? हड्डियों से। इन्हीं हड्डियों के सहारे फलता फूलता है, सजता है हमारा सुंदर शरीर। हड्डी मजबूत नहीं होगी तो चलना फिरना मुश्किल। सोचो, अगर शरीर में हड्डी ना होती तो हम जेली फिश की तरह लोथड़े पर होते। हम ना डांस कर पाते, ना उछल पाते, ना भागते फिरते। हड्डियों में ही ऐसे खांचे बने होते हैं जिसमें हमारा दिल सुरक्षित रहता है। हमारी आंतें, हमारे गुर्दे, हमारी नाजुक हड्डियां सुरक्षा में घिरे होते हैं। वो ताबूत का ताला खोलकर उसमें से एक कंकाल निकालता है। ये है हमारा कंकाल, एक मनुष्य का कंकाल। छोटी बड़ी सब तरह की 206 हड्डियों से मिलकर बनता है। महिम, सर ये कंकाल किसका है? कैल्शियम और फास्फोरस से बने हड्डियों का? सर मेरा वो मतलब नहीं है। ये है कौन, औरत या फिर कोई मर्द? देखकर पहचाना जा सकता है। औरत और आदमी के कंकाल में अनुपात और आकार का अंतर होता है। ये एक औरत का कंकाल है। इसकी पतली हड्डियों से जाना जा सकता है कि ये एक औरत का कंकाल है। औरतों की खोपड़ी भी थोड़ी छोटी होती है। इस कंकाल के कमर का हिस्सा चौड़ा है क्योंकि औरतें को पढ़ाता रहता है और धीरे धीरे प्रकाश गुम हो जाता है। अगला दृश्य तीसरा। भूत कमरा। वेणुगोपाल लालटेन की धीमी रोशनी में बैठा है, कुछ नोट्स ले रहा है। लिखने के बाद कलम बंद कर सर उठाता है। हफ्ते में 2 दिन हमें भावी डॉक्टर ऑस्टियोलॉजी पढ़ाने आने लगे। उन्होंने हमें समझाने के लिए एक औरत का कंकाल हमारे पढ़ने वाले कमरे में टांग दिया। हमारे सोने का कमरा उसके बगल में ही था। दिन में डॉक्टर बाबू के जाने के बाद हम कंकाल को हिला डुला कर देखते, उसे खड़खड़ाते। मैं तो डरता हुआ कल्पना करता कि जिस औरत का ये कंकाल है वो कैसी होगी। सोते वक्त सपने में कई तरह की औरतें दिखाई पड़ती। एक बार तो मैंने देखा कि कंकाल एक दुल्हन में बदल गया है। 12-13 साल की दुल्हन में लाल साड़ी, माथे पर ढेर सारा सिंदूर। मैं उसके साथ डोली पर बैठा हूं। कैसे बचकाने सपने देखता था, अब सोचकर हंसी आती है। कंकाल इस कमरे से हटाकर कहीं रख दिया गया है। यहां इसी जगह टांगा गया था कंकाल को। कभी कभी भ्रम होता है कि कंकाल अभी भी अपनी जगह पर टंगा हुआ है। रामदयाल काका आते हैं। वेणु बाबू, कोई जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं कह दूंगा। रात काफी हो गई है, अब आप भी सो जाइए। वेणु जी, अच्छा काका। काका, वो कंकाल कहाँ रख दिया है? रामदयाल, पता नहीं, चंदन ने कहीं छिपा कर रख दिया है। मेहमान आ रहे थे ज्यादा, इसलिए जगह तो चाहिए था। सोते वक्त अब ये सब क्यों सोचते हो, बुरे सपने आएंगे। और वेणु बाबू, श्रीपति बाबू तुम्हारे रिश्ते के लिए पूछ रहे थे। पानपुर गांव के जमींदार की बिटिया है, 8वीं तक पढ़ी है, कह रही है दहेज अच्छा देंगे। वेणु, नहीं काका, मैं ऐसे विवाह को कुरीति मानता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। रामदयाल, उम्र गुजरती जा रही है। वेणु, अभी तो बहुत काम है मेरे पास, रिसर्च पूरा करने के से पहले कुछ नहीं। रामदयाल, जो इच्छा, मैं चलूं।
बाहर से आवाज आती है, भेनु बाबू, भेनु बाबू। श्रीपति बाबू का प्रवेश। श्रीपति, अरे भेनु बाबू, आप यहाँ अकेले छिपे बैठे हैं, आइए बगल वाले कमरे में, महफिल जमी है। आप तो सुना है कि शादी के दूसरे ही दिन वापस लौट जाएंगे। अरे फिर बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आइए ना। तारापद बाबू का गान भी सुना जाएगा, बहुत मीठा गला है उसका जी। अरे चलिए भी, मन बहल जाएगा, सगे संबंधियों से मेल मुलाकात भी हो जाएगी जी। वेणु हाथ में डायरी और कलम लिए श्रीपति के साथ बाहर जाता है। रामदयाल, अब तो आधी रात से पहले मिला छुटकारा। इनको और कोई काम तो है नहीं, हंसी ठट्ठा और गाना बजाना। तारापद बाबू का गान भी तो वैसे बहुत बढ़िया है। जब तक बड़े बाबू जिंदा थे, घर में रिश्तेदारों, लेनदारों और रसिकों का जमघट रहता था। सब तरफ से पुकार लगी रहती थी, रामदयाल काका, रामदयाल काका, पानी, रोशनी, शरबत, रसगुल्ला लाओ। मैं भी भाग भाग कर सबकी खुशी खुशी सबकी पुकार पर इधर उधर दौड़ता रहता था। अब तो उनके स्वर्गवासी होने के 2 साल बाद ही शशिमुखी बिटिया की शादी पर घर में महफिल जमी है। चलूं मैं भी, पता नहीं उनको क्या क्या जरूरत आन पड़े। वो बाहर निकलता है। दृश्य 4, मेहमानों वाला कमरा। भीड़ भाड़ वाले कमरे में एक साजिंदा नक्कारा गर्म कर रहा है। तारापद बाबू गला साफ कर रहे हैं। 2-3 युवक ताश की पत्ती खेल रहे हैं। बेनू बाबू को 2-3 बुजुर्ग लोग घेरे हुए हैं। तारापद बाबू के गान का सुर धीरे धीरे सद रहा है। श्रीपति बेनू बाबू। श्रीपति, बेनू बाबू, आपके रिसर्च का विषय तो बड़ा समाज उपयोगी है। हिंदू समाज में नारी की दशा तो अच्छी नहीं है, पर दशा में सुधार लाने के लिए आप जैसे युवकों को आना होगा। बिना दहेज लिए शादी करनी पड़ेगी। हमारे समाज में बाल विधवाओं को ही देखिए, हरि नाम जपते जपते उपेक्षित जीवन गुजार देती हैं। तारापद का गान चढ़ान भरता है। सब बातें बंद कर उसे सुनने लगते हैं। गान खाचार भीतर अचुन पाखी, कमने आए याए आसे जाए, धरते पारले मोनो बेड़ी, दीतेम पाखिर पाए। सभी गाने में खोते हैं। गाने का सुर और ताल चरम की ओर बढ़ता है, फिर रोशनी के साथ धीरे धीरे दूर का आभास देती गुम हो जाती है। दोबारा रोशनी आने पर अगला दृश्य, वेणु भूत कमरे में बैठा दिखता है। वो कुछ नोट्स ले रहा है। केरोसिन का लैंप जल रहा है। डायरी में वो लिखना बंद करता है। रात के 12 बजे हैं। दूर चर्च के घंटे की आवाज सुनाई देती है। वातावरण में झिंगुरों और रात के दूसरे कीड़ों की आवाजें सुनाई देती है। अचानक ही सन्नाटा होता है और फिर थोड़ी देर बाद रात के कीड़ों और झिंगुरों की आवाज से टूटता है वातावरण। अचानक वो कमरे में किसी के होने के आभास से चिंक उठता है। लगा जैसे कोई है। कौन? चूहा हो सकता है। चूहा ही होगा। बचपन की तरह अभी भी डरता हूं। कमरा भी वही का वही है जैसा कि हम छोड़ गए थे। बस एक वो नहीं है। कहां रखा होगा उसको? चंदन ने कहां रखा होगा? नींद भी गायब हो गई है। डिबरी भी अब तक अपना तब बुझ जाएगी। फिर कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। कौन? कोई तो है। इस दीवार से निकलकर ये क्या उलझुल सोच रहा हूं। मेरे साथ कोई और होना चाहिए था। घंटे भर से बिस्तर पर इधर से उधर करवट बदल रहा हूं। नींद है कि गायब। आंख बंद कर लेटता हूं तो बाबा, कादम्बनी काकी, श्रीचंद के चेहरे याद आने लगते हैं। सब एक के बाद एक पिछले 3 साल में भगवान के पास चले गए। लगता है जैसे लैंप का तेल भी खत्म हो गया है। रामदयाल काका को आवाज दूं, पर बेचारे थक हार कर सोए होंगे। आंखें बंद कर लेट लेता हूं। वो लेटता है, चादर ओढ़ता है, करवट बदलता है। चादर के एक कोने से अपना सर बाहर निकलता है। जरूर इस कमरे में कोई है।
कोई है पर दिखाई क्यों नहीं देता? चूहा बिल्ली भी हो सकती है। वो ढिबरी की लौ को ठीक करने की कोशिश करता है, वो बुझ जाती है। लो, ये भी गई। कितना अंधेरा है कमरे में। हम सब की जिंदगी में भी तो एक दिन अंधेरा ही होना है। हम सब की जीवन ज्योत को भी एक ना एक दिन बुझ जाना है। ऐसा लगता है जैसे दिए की रोशनी के साथ साथ कमरा ही नहीं, आत्मा के अंदर भी अंधकार का साम्राज्य फैल गया है। हम सब की जीवन ज्योत पल पल दिन रात जल जल कर एक दिन बुझ जाएगी। सच है, प्रकृति का सच तो यही है, जीवन के असीम अंधकार में विलीन हो जाना। इस घने अंधेरे में भी तो ऐसा लगता है जैसे वो कंकाल अभी भी अपनी जगह लटका हिल रहा है। डॉक्टर मजूमदार ने बताया था, कमरे में एक छाया इधर से उधर तलाशती हुई कुछ घूम रही है। अब कमरे के दीवार के साथ साथ कोई चल रहा है। कौन हो सकता है? बचपन में तो अंधेरे में महीमदा ऐसी डरावनी हरकतें किया करते थे, मुझे डराते थे। पर अब हो सकता है कोई शैतान लड़का हो। सांस की आवाज, कोई अंधेरे में मेरे बिस्तर के पास खड़ा सांस ले रहा है। दरवाजे के पास चला गया। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी बेचैनी से कमरे में कुछ खोज रहा है। कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया है मैं कमरे में? किसी को आवाज देकर बुलाऊं? मैंने शोर मचाया और उसने डर कर घबरा कर किसी हथियार से मेरे ऊपर हमला कर दिया तो? कदम तो स्थिर ही नहीं हो रहे हैं, तेजी से कभी इधर तो कभी उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। ये चोर नहीं, कोई और है। कौन है? हो सकता है मेरा ख्याली पुलाव हो। कल रात ठीक से सो नहीं पाया, अब नींद नहीं आ रही है तो मैं कल्पना करके मन बहला रहा हूं। ये दिमाग भी कैसी उलझुल कल्पनाएं करता रहता है। फिर कोई दौड़कर इधर भागा। क्या हो सकता है? मेरी धमनियों में रक्त प्रवाह तेज हो गया है। ओह, दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? रामदयाल काका भी, मुझे भी मेहमानों के साथ बगल वाले कमरे में ही सो जाना चाहिए था। फिर कोई भागा। जरूर कोई है, कोई ना कोई है। उत्तेजना के मारे मेरी सांस अटक रही है। अब तो ये बेशरम ये परवाह किए बिना कि मैं इस कमरे में हूं, मैं जग जाऊंगा, इधर से उधर मेरे बिस्तर के चारों ओर भाग दौड़ रहा है। ओह, रीढ़ की हड्डी में ये कैसे सेहरन दौड़ गई। कनपट्टी की नस फट जाएगी ना। अब दुबका नहीं रह सकता, नहीं दुबका रह सकता मैं बिस्तर में। इस भ्रम को, रहस्य को तोड़ना ही होगा। वो ओढ़ी हुई चादर फेंक कर बिस्तर पर बैठता और जोर से पूछता, कौन है वहां? मुझे अंधेरे में डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कौन हो? कमरे में टहलती छाया रुककर उसकी ओर घूमती है। मैं हूं। औरत की आवाज जानकर, औरत, इतनी रात गए इस कमरे में क्यों आई हो? तुम शशिमुखी तो नहीं? पर वो भला मुझसे ऐसा मजाक क्यों करेगी? कौन हो? एक औरत। अरे वो तो मैं भी सुन रहा हूं, पर कोई नाम तो होगा तुम्हारा। नाम तुम चाहे जो दे लो। नाम तो उसके होते हैं जिसके पास शरीर होता है, मांसल जिस्म। क्या बकवास है? इस कमरे में क्या कर रही हो? अपनी आत्मा के पिंजर, अपनी कंकाल की खोज में आई हूं। कल तक तो इसी कमरे में था मेरा कंकाल, आज पता नहीं कहां है। आपने तो कहीं छिपा कर नहीं रख दिया। मैं भला तुम्हारा कंकाल क्यों छिपाऊंगा? देखो, मुझसे कंकाल की बात करके मुझे डराओ मत। अब मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो ऐसे नाटकों से डर जाऊंगा। मैं डरा नहीं रही, अपना कंकाल खोज रही हूं। मेरा है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसके हाड़ में, उसके पिंजड़े में अंदर आराम करना चाहती हूँ। अजीब सन की औरत है, किसी के घर में घुसने का अच्छा बहाना बना रखा है। मैं आत्मा हूँ, अपने शरीर का पिंजर खोज रही हूँ। बकवास। रात में लोगों को अंधेरे में डराने का अच्छा धंधा बना रखा है तुमने। देखो, इस कमरे में एक कंकाल था, पर चंदन काका ने पता नहीं उसे कहाँ रख दिया, मैं नहीं जानता। हो गया, मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब। अब जाओ यहाँ से, कंकाल नहीं मिल रहा है। अब भला तुम्हें उस कंकाल का क्या करना है? क्या करना है?
ये भी कोई सवाल है? वो मेरा कंकाल है, उसी कंकाल में कभी मैं जिंदा थी, हाड़ के घेरे में छातियों की हड्डियों के बीच मेरा एक नन्हा सा दिल धड़कता था, उसी कंकाल के ऊपर मेरा 26 साल का यौवन खिलता था कभी। अब अगर मैं अपने कंकाल को देखना चाहती हूँ तो इसमें हैरानी की क्या बात है? वो मेरा कंकाल है। वेणु खुद से, आवाज तो बिल्कुल ही बिस्तर के पास से आ रही है। पर मुझे डरना नहीं चाहिए। कहते हैं डरने पर आत्मा सवार हो जाती है। छाया, वो मेरा कंकाल है, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, ये तो तुम्हारी स्वाभाविक इच्छा है। ढूंढो ढूंढो, उल्लू की तरह मेरी भी आंखें अंधेरे में देख सकती तो मैं भी ढूंढता। ढूंढो, अपना कंकाल ढूंढो। चूहे के बिल में भी देख लेना, हो सकता है कि वे ले गए हों। पर मेहरबानी करके बिना आवाज ढूंढना, ताकि मैं थोड़ा सा सो सकूं। वो तो मैं ढूंढ ही रही हूं। पर असल बात तो ये है कि तुम्हें अकेला देखकर आ गई। चलो थोड़ी देर बात कर लो, फिर चली जाऊंगी। बैठ जाऊं? बरसों पहले मैं मर्दों के साथ बैठकर उनसे ढेरों बातें करती थी। यकीन करोगे, आज 35 साल बाद किसी मर्द के करीब बैठ रही हूं। 35 साल। हवा के साथ हू हू करती मरघट में जलने वाली चिताओं के आसपास मर्राटी भटकती रही, इंतजार करती रही कभी मेरा हाड़ भी आएगा और अग्नि को समर्पित होगा, पर नहीं आया। थक गई। 35 साल। मरघट के बाहर निकली तो दूर तुम्हारा तांगा आता दिखा गांव की ओर, तो मैं उस पर सवार होकर यहाँ आ गई, कौतूहल के कारण। यहाँ पर वातावरण में मेरे जाने पहचाने कंकाल की गंध मुझे मिली। फिर तुम लोगों की बातों से और आंखों में आने वाली स्मृतियों की छायाओं में मैंने अपना कंकाल पहचान लिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि कहां है मेरा कंकाल, तो पाया गायब। वेणु खुद से, नींद भी नहीं आ रही है। अंधेरा और ऊपर से ये गपोड़ी सन की औरत बिस्तर से चिपक कर अपनी राम कहानी सुनाने बैठ गई है। छाया से, अरे देवी जी, मरघट और कंकाल की बातें छोड़कर और कोई बात नहीं है तुम्हारे पास सुनाने के लिए? है क्यों नहीं? चलो मैं आराम से बैठ जाती हूँ, फिर तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। यहाँ इधर बैठ जाती हूँ। वेणु खुद से, दिखा तो नहीं, पर लगता है जैसे सचमुच कोई बिस्तर पर बैठ गया है। ऐसा लगता है सचमुच कोई अशरीरी आत्मा है। मैं क्या करूं? इसकी बात नहीं मानना ठीक नहीं होगा। क्या सोच रहे हो? संकोच कर रहे हो? नहीं, संकोच कैसा? मैं डरता नहीं। मैं तो कह रहा था आओ आराम से बैठो। फिर तुम भी आराम से बैठो ना। फिर तो सुनाऊं अपना किस्सा मैं। क्यों नहीं, बड़े शौक से सुनाइए, पर जरा डरावने किस्से मत सुनाइएगा। मेरा दिल जरा कमजोर है। कोई मजेदार किस्सा ही सुनाइएगा। मजेदार किस्सा? वो तो फिर मेरे अपने ही जीवन की कहानी है, वो बड़ी मजेदार है, वही सुनाती हूँ। पर 35 साल पहले वाला। डरते हो? मर्द होकर भी डरते हो? हाँ, डरता हूँ। चलो अब सुनाओ। दूर चर्च का घंटा 2 बजे रात। तब मैं इसी जिंदा इंसानों की बस्ती में सांस लेती थी। यौवन की दहलीज पर बस मैंने पैर ही रखा था। कमसिन थी जब ही मेरी शादी हुई। मेरे पति एक पत्नी के मरने के बाद मुझसे उनका दूसरा ब्याह था। उस वक्त शादी अपनी हम उम्र सहेलियों से सुना हुआ एक हसीन सपना था। शादी के बाद ससुराल में जिस दिन आई, उसी दिन मेरे पति को मिर्गी का दौरा पड़ा। ठीक मेरे सामने सुहाग सेज पर बैठी मैं घबरा गई। समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। वो जमीन पर लेट गए, शरीर कांप रहा था, मुंह से झाग निकल रहा था। हमारे पड़ोस में गोपाल दादा को भी ऐसा ही दौरा पड़ता था। पिछले साल उनको आखिरी दौरा पड़ा और वो मर गए। मैंने कमरे से बाहर निकलकर मदद के लिए पुकारा। मेरे सास ससुर भागे भागे आए। अपने इकलौते बेटे को जमीन पर पड़ा देखा तो वो मेरी ओर देखकर कहने लगे, हमने तो सुना था कि शादी के बाद ये रोग अपने आप ही दूर हो जाता है, पर इसे तो आज के दिन ही दौरा पड़ा।
सास ने कहा, लक्षण ठीक नहीं जान पड़ते इसके। हवेली में भाग दौड़ मच गई। पता नहीं क्या क्या उपचार हुए, उन्हें क्या क्या सुंघाया गया, फिर वे आधे होश में आए। मेरे बिस्तर पर बेसुध पर लेट गए। मैं सर दबाने लगी और वो सो गए। मैं उनके सोए चेहरे पर चस्पा मौत का भाव देखती रही। उसके बाद मैं डरने लगी। एक ही डर था मुझे, मौत का। कहे मेरे पति मर ना जाए। पति ठीक क्या होते, शादी के बाद कमजोर ही होते चले गए। मेरा मन कांटे में फंसी ऐसा था। यही वो नुकीला कांटा था जिसने मुझे बचपन के घर और किशोरी सपनों में तैरते मछली की तरह फांस लिया था। अब मैं तड़पड़ा रही थी। शादी के बाद पति के पास चारा ही क्या था। हर वक्त पति की बीमारी बेचैन करती रहती। पहली औरत के बारे में छिपाया गया था। इनकी बीमारी के बारे में जरूर मेरे दादा से भी छिपाया गया होगा। तभी उन्होंने अपनी लाडली बहन को इस परिवार में हैसियत से ब्याहा कि बहना सुखी रहेगी। विनय दादा ने पिता की मृत्यु के बाद मुझे बेटी की तरह लाड़ प्यार से पाला था, पोसा था। मेरे लिए खुद शादी नहीं की। दादा को कहां पता था। मेरा ही भाग्य खोटा था। कुछ महीने बाद एक दिन पहला अंतर्दृश्य। पति उसकी गोद में लेटा है। सो रहा मरघिल्ला पति अपनी आंखें खोलता है। पति उसका सौंदर्य देखकर उत्तेजना महसूस करता है। पति, बहुत सुंदर हो। ओह, ये बीमारी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। सब जाने कैसे कहते थे कि शादी के बाद ये बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। जी, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है सचमुच मैं ठीक हो रहा हूं। ठाकुर सब ठीक करेंगे। मां कह रही थी, बेटा पर पोते का मुंह देखकर मरूंगी। दोगी एक? आओ ना। वो उसे अपनी बाहों में भरकर चूमने की कोशिश करता है। तभी उसे दौरा पड़ता है। वो छटपटाने लगता है और दुल्हन बनी छाया तरह तरह के उपाय जो भी उसे समझ में आता है करने की कोशिश करती है। पानी के छींटे भी मारती है। उसका जूता तक उसे सुंघाती है, पर वो सफल नहीं होती और पति तड़प कर अंततः दम तोड़ देता है। वो रो भी नहीं पाती है, चुप है, समझ नहीं पाती कि क्या करें, बस चुप है। छाया। सामने मेरे पति की लाश पड़ी थी और मैं रो नहीं रही थी। एक स्वार्थी इंसान जो मेरे यौवन को अपनी बीमारी का इलाज भर मानता था, जिसे मेरे यौवन, मेरे सौंदर्य, मेरी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था, वो मेरे सामने मुर्दा पड़ा था। मैं भला क्यों रोती? मुझे तो घिन आ रही थी। वो हिलती है और जोर जोर से दरवाजा पीटती है। लोग हड़बड़ा कर आते हैं। पति को मुर्दा पाकर रोने वालों का तमाशा खड़ा होता है। लोग उसकी बाहर जाते हैं। रोना चलता रहता है। दुल्हन के रूप में छाया स्थिर खड़ी है। सास और ससुर उसके पास खड़े हैं। छाया अपने आप से, सब कितना विलाप कर रहे हैं। दिखावा, दुख का दिखावा। अब सोचकर हंसी आती है। तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सास बोलती है, अरे अभा की कैसी डायन है, पति मर गया और एक बूंद आंसू नहीं, अरे रोती क्यों नहीं? ससुर बोलता, देख रही है इसकी आंख, शैतान की आंख है, आती है हमारे बेटे को ले गई छीन कर। सास बोलती, ऐसी कुलखनी को हम अपने घर में नहीं रख सकते। ससुर, इसके भाई को तो खबर भेज दी है, आता ही होगा। जाओ, जाकर वृंदावन या अपने पिता के घर में आश्रय लो। हम इसे अपने घर में नहीं रहने दे सकते, जो हमारे बेटे को हमसे छीन कर ले जाए। खा गई हमारे बेटे को। विनय उसका भाई आता है। लाडली, आ लाडली, चल। वो उसके साथ ससुर से हाथ जोड़कर विदा मांगता है, हमें विदा दें। वो छाया के साथ बाहर निकलता है। सास ससुर घृणा के साथ दूसरी ओर निकलते हैं। धीरे धीरे प्रकाश गुम हो जाता है। पहला अंतर्दृश्य समाप्त होता है। प्रकाश धीरे धीरे आता है तो वेणु भूत कमरे में देर रात में निकलने वाले चांद की नीम रोशनी में
अंदाज से अपनी डायरी में नोट्स ले रहा है। वेणु बड़बड़ा रहा है। वृंदावन या काशी में समाज की उपेक्षित कुरीतियों का शिकार लाखों बाल विधवाएं देवताओं के चौखट पर आश्रय की गुहार लगाती दैहिक शोषण, सामाजिक प्रताड़ना और उपेक्षा की जीती जागती तस्वीर पेश करती है। हिंदू समाज की ये कुरीति कितनी शर्मनाक है, पक्षपात पूर्ण भी। छाया, अरे बाबू मोशाए, कहाँ गुम हो गए? मेरी कहानी सुन भी रहे हो या नहीं? देखा समाज में कैसा ड्रामा चलता है, औरतों को फांस कर देवताओं के हवाले करने का खेल। हंसी आती है इन ढकोसलों को देखकर। सच कहा, लगता है तुम्हें आप बीती अच्छी नहीं लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने तो उत्सुकता पैदा कर दी है। अब तो मेरी नींद गायब हो गई है, सोने की इच्छा भी नहीं है। तुम बदनीयत सास ससुर से दूर वापस अपने घर में अपने प्यारे विनय दादा के पास रहने लगी। उसके बाद जीवन विधवा का अभिशाप झेलते काटा और मर गई। नीरस जीवन, इतना ही ना? छाया बोलती है, नीरस नहीं, बड़ा सरस जीवन बिताया मैंने। अच्छा, एक किशोरी विधवा ने सरस जीवन बिताया? ये तो जानने वाली बात है। बताओ, आगे बताओ। छाया, तो सुनो। अपने विनय दादा के साथ मैं मन ही मन खुश अपने पिता के घर लौटी। उस घर में जहां मैं अपने गुड्डे गुड़ियों के साथ तरह तरह के खेल खेलती थी। एक बार फिर पिता के घर में विनय दादा की देख रेख में मैंने खुद को स्वतंत्र महसूस किया। समय ने मेरे शरीर को संवारा, खूब संवारा। आईना मुझे बताता था हर लम्हा। लोग तो देखकर भी अनदेखा करते थे कि मैं सुंदर हो गई हूँ, बेहद खूबसूरत, मन मोहने वाली। अपने को अपनी ही नजरों से बचाने के लिए मैंने आईने में अपने गाल वाली जगह पर काजल टीक दिया था। पर अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करने से क्या? तुम बताओ, मैं सुंदर हूं या नहीं? मैं? वेणु देखने की नाकाम कोशिश करता है। मैं तुम्हें देख तो सकता नहीं। तुमने मुझे देखा तो है। कहाँ देखा है मैंने तुम्हें? अरे वाह, झूठे कहीं के, इतनी जल्दी भूल गए? न जाने कितनी बार देखा होगा मेरा कंकाल। हाँ, वो तो देखा है। तब तो तुम बड़ी भयानक खूबसूरत हो। प्रचंड खूबसूरती है तुम्हारी। भयानक अच्छा मजाक है, पर प्रचंड सुंदरी तो थी ही मैं। पर मेरा कंकाल देखकर तुम्हें भला कैसे भरोसा होगा कि मेरे कंकाल की खोपड़ी के दो गुफाओं के अंदर में कभी एक सुंदरी की दो मनमोहक हिरनी जैसी आंखों का अस्तित्व था। यौवन से भरपूर आमंत्रण देती हुई दो आंखों का। आज जो दो आंखों का खांचा खिलखिलाता, किटकिटाता सा, डरावना सा लगता है, वे मेरे खूबसूरत होठों की मुस्कुराहट के साथ हीरे की तरह चमकते थे। तुम उसे कैसे देख सकते हो? पर यकीन करो, अपनी इसी कंकाल के ऊपर मेरा मांसल सौंदर्य कभी जीवित था। अपने आकर्षक, कोमल, कसे बदन की गोलाइयों से शोभित मेरा यौवन दिनों दिन उन्नत होता जा रहा था। मैं खिलती जा रहा था, पर कुल मिलाकर हुआ क्या? एक डरावना कंकाल बन गई। सोचकर गुस्सा भी आता है। अस्थि विज्ञान पढ़ाने वाले बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर भी मेरे कंकाल को देखकर ये कल्पना नहीं कर सकते कि कभी इन पर एक अथाह यौवन का साम्राज्य था। एक राज की बात बताऊं, मेरे घर पर आने वाले एक नौजवान डॉक्टर की राय में मैं एक खूबसूरत खिलता हुआ चंपा का फूल हूं। उसका मानना था कि उसके लिए इस दुनिया में लोगों के पास शरीर विज्ञान के अनुसार शारीरिक रचना तो है, पर मेरा शरीर एक फूल के मानिंद सुंदर है। मैं ही सुंदरता की मिसाल हूं। क्यों? तुम कभी सोच सकते हो कि मेरा कंकाल जो तुमने देखा है वो किसी चंपा कली जैसी सुंदर औरत का कंकाल है? अब तुम कहती हो तो सोचना ही पड़ेगा। जब मैं चलती थी तो ऐसा महसूस होता था हीरे जगमगा उठते हैं।
मेरी हर एक हरकत पर सुंदरता का निखार झलमला उठता था। अपनी सुंदरता में मदहोश में घंटों अपने हाथों को निहारती बैठी रहती। मेरे वो खूबसूरत हाथ, नाजुक कोमल हाथ जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन मर्दाना हाथों को थामना था, शान से थामा गया होता उसे, पर मेरे उस कठोर घूरते हुए कंकाल को देखकर तुम्हारे मन में जो एक भयानक तस्वीर बन गई है, उसे भला मैं कैसे दूर करूं? ये तो मेरे बस में नहीं है। मर्दों की यही बात मुझे पसंद नहीं। वो एक बार जो छवि मन में जमा लेते हैं, उन्हें दूर करना भारी मुश्किल। काश कि तुम समझ सकते कि मैं कितना चाहती हूं कि कम से कम एक बार तुम्हारी आंखों से नींद चुराकर उसमें अपनी नर्म गुदाज गुलाबी गुनगुनी प्यारी सी छवि भर दूं। निकाल बाहर करूं उस वाहियात अस्थि विज्ञान की बातों को जिसे तुमने अपनी खोपड़ी में भर रखा है। जी हाँ, जरूर जरूर, मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर न्यौछावर हो जाता आत्मा जी, अगर तुम्हारा वो रूप सौंदर्य अब भी होता तो। मेरे दिमाग में वैसे भी अस्थि विज्ञान का कोई नहीं भरा है। दिमाग में तो अब बस एक सुंदर सी प्यारी सी छवि बस गई है, जो रात की इस कालिमा में मेरी आंखों को चकाचौंध कर रही है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? आगे क्या हुआ? छाया। घर में कोई दूसरी लड़की तो थी नहीं जिससे मैं दोस्ती करती। विनय दादा ने शादी नहीं करने का फैसला कर लिया था। मेरी दुनिया एक औरत की दुनिया। अपने रूप यौवन पर मदहोश अकेली में बगीचे के पेड़ों के साए में बैठी कल्पना करती कि दुनिया मेरे प्यार में मुब्तला है। रात में आसमान में चमकते सितारे बिना पलक झपकाए पीते रहते मेरा रूप सौंदर्य। हवा भी मेरे शरीर से टकराकर मेरे यौवन का परस पाकर आहें भरती गुजरती है। ऐसा महसूस होता कि जमीन पर जिस पर मेरे कदम ठहरते थे, मेरे कदमों को छूने का इंतजार करती और मेरे कदमों के छूते ही होश खो बैठती। मुझे ऐसा लगता जैसे दुनिया के सारे नौजवान मेरे कदमों पर घास पर बिछे पत्तों के मनी बिछे हुए हैं। दूसरा अंतर्दृश्य। छाया की बातों के बीच में ही दृश्य बदलता है, जिसमें स्वप्न में अवयवना के रूप सफेद लिबास में आने वालों के द्वारा घिरी हुई है। वे उस पर न्यौछावर होने वाले ढंग से अपनी अपनी पंक्तियों के साथ अभिनय करते हैं। छाया, कह दो, कह दो, चुपके से कह दो, हौले से कह दो, सुन ले मेरी धड़कन, भेद अपने दिल के खोलो, खोलो वो राज अपने दिल के खोलो, जो कहती हैं चुपके से छू के मेरे बदन की हवा। चिड़ियां चहकती हैं जो कह खजाने, सितारों भरा आसमां भी ना चाहूं, है बस इतनी तमन्ना, हम हो तुम हो और टिकने को हो थोड़ी जमी, और ना कुछ मैं चाहूं, तुम बस तुम हो चाहत मेरी। दूसरा बोलता है, मन का पाखी रहा भटकता सगरे जहां में, आज मिला है उसे उड़ने को आसमां तुम्हारी आंखों में। सुबह का झूला डाले तारा झूल रहा है, खो गए हैं मेरे गीत इसकी अतल गहराई में। उड़ने दो मुझको, बादलों की तरह उड़ने दो, गुनगुनी धूप की तरह खिलने दो मुझे। मेरे नगमे, मेरे गीत मधुमक्खियों की तरह खुशबू की लहरों में डोलती गुनगुनाती हैं तुम्हारे आसपास। नौजवान बोलता है, ना जा, ना जा, न जाओ ओ मेरे प्रीत। मैंने कहा चले जाओ। वो दबे कदमों हौले से बोला, खोलो अपनी पलकें मेरी जान। मैंने कहा चले जाओ। वो ढीठ खड़ा रहा, गया नहीं। अपना चेहरा मेरे कदमों के पास ले आया। मैंने उसे घोरा, आंखों से कहा, बेशर्म जाओ।
पर वो ढीठ गया नहीं। उसने थाम लिए मेरे दोनों हाथ। मैंने कहा छोड़ दो, चले जाओ, पर वो ढीठ खड़ा रहा। उसके होठों ने मेरे गालों को चूमा। मैं कांप गई। कहा इतनी हिम्मत, बेशरम, खड़ा रह। गया नहीं। उसने सजा दिए मेरे बालों में एक फूल। मैंने कहा बकवास, पर वो खड़ा रहा। गया नहीं। उसने उतार ली मेरे गले से माला और वो चला गया। क्यों चला गया वो? क्यों चला गया वो? दूसरा अंतर्दृश्य स्थिर होकर धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है। दोबारा प्रकाश आने पर छाया बिस्तर के कोने में बैठी है। वेणु नीम अंधेरे में उसकी कहानी में खोया सा दिखता है। चांद थोड़ा और ऊपर आ गया है। छाया, ये सब महसूस करती थी मैं, पर अपने दिल में। मैं नहीं जानती थी कि क्यों उदासी सरक कर छा जाती थी चुपचाप। वेणु, क्योंकि वे सपने थे, एक किशोरी विधवा के युवा सपने, जिसे हृदयहीन समाज घेर कर दबा कर रखता है, खिलने नहीं देता कभी। छाया, डॉक्टर शेखर भी यही कहते थे। कौन डॉक्टर शेखर? मेरे भैया विनय दा के दोस्त थे। डॉक्टरी पढ़ने के बाद हमारे अभी निराले थे विनय दा। अजीब, दुनिया को कभी खुली निगाह से नहीं देखा। दुनिया में उनके मतलब का जैसे कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे उससे दूर ही होते चले गए और अंत में एक अंधेरे कमरे में खुद को नजरबंद कर लिया उन्होंने। सबसे कट गए। दोस्त के नाम पर बस एक डॉक्टर शेखर ही रह गए थे। मेरे लिए भी डॉक्टर शेखर ही एक नौजवान था जिसे मैं देख पाती थी। जब मैं बगीचे में शाम के वक्त अपना दरबार लगाती, मेरे मन में बसे नौजवान अपनी हाजिरी देकर मेरे कदमों की बंदगी करते। एक एक कर जाने कितने ही नौजवान, पर हर नौजवान कोई और नहीं, शेखर ही होता। डॉक्टर शेखर। नौजवान की कोई और छवि तब मैंने देखी ही नहीं थी। सुन रहे हो? क्या सोच रहे हो शेखर? वेणु बोलता है, काश डॉक्टर शेखर होता। अच्छा, कहानी तो सुन लो, फिर कोई फैसला करना। उस दिन बरसात का मौसम था। बुखार चढ़ाया था मुझे। बुझी तबीयत देखकर भैया ने पूछा तो मैंने बताया थोड़ा गर्म लग रहा है शरीर। उन्होंने सोचा और कहा डॉक्टर को भेज देता हूं, वो जांच कर दवाई दे देगा। पहली बार आमने सामने मुलाकात होगी। मैं खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। शाम के आसमान की लालिमा से मेरे चेहरे की रंगत भी सुर्ख हो रही थी। सोच रही थी कि डॉक्टर दरवाजे से कमरे में आएगा, देखेगा मेरा रक्ताब चेहरा वहां उस जगह खड़े होकर, और शाम की इस शानदार रोशनी में दिखेगा एक नजाकत भरा मुरझाया चेहरा सफेद नाजुक तकिए के ऊपर लेटा हुआ। धीरे धीरे दृश्य अंधकार में गुम हो जाता है। तीसरा अंतर्दृश्य। दोबारा रोशनी आने पर शाम की रोशनी में छाया सफेद लिबास में खिड़की पर खड़ी है। बाहर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। लगता है आ गए। वो बिस्तर पर लेटती है। माथे पर खेलेंगी घुंघराली लटें मेरी। लाश से झुकी पलकों के साथ होगा पूरा वजूद दीनता का एक रूप। विनय डॉक्टर के साथ शेखर के साथ आता है। आओ डॉक्टर शेखर, ये रही तुम्हारी मरीज। शेखर, मैं जरा इनकी नब्ज जांच लूं। वो छाया के बिस्तर के पास बैठता है। वो अपना हाथ बाहर निकालती है। अपने चूड़ी विहीन हाथों की सोचकर दुखी होती है। छाया खुद से, आह कैसी कसक उठी मेरे मन में। काश डॉक्टर ने मेरी जिस सुंदर कलाई को पकड़ा है उसमें माणिक का एक चूड़ा भर ही होता। पर विधवाओं को श्रृंगार की मनाही है। डॉक्टर शेखर
अपने हाथ में लाडली की कलाई पकड़े असहज दिखता है। किसी डॉक्टर को किसी मरीज की कलाई पकड़े इतना असहज, इतना अटपटा महसूस करते पहली बार देख रही हूं। इसकी उंगलियों का कंपन महसूस कर रही हूं। डॉक्टर मेरे शरीर का तापमान माप रहा है और मैं महसूस कर रही हूं डॉक्टर के दिल की धड़कन। डॉक्टर से, आप धड़कन से बीमारी का पता लगा लेते हैं? डॉक्टर, क्यों, यकीन नहीं आता? दरअसल दिल की धड़कन इंसान का सब हाल बयां कर देती है। छाया बोलता, अच्छा, क्या कहती है मेरी धड़कन? यही कि आपके सेहत की मुझे ठीक से देखभाल करनी पड़ेगी। अब जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, आपको मेरी देखरेख में परहेज के साथ रहना होगा। समय पर दवाई खानी होगी। मौसम बदल रहा है, खिड़की खुली रखना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं बंद किए देता हूँ। वो खिड़की बंद करता है, दवाइयाँ निकाल कर उसके सिरहाने रखता है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, इस मौसम में ये एक आम बीमारी है। अच्छा, फिर मिलूंगा। डॉक्टर जाता है और छाया उठकर उसकी दी दवाइयों की शीशी को छूकर महसूस करती है। धीरे धीरे अंधेरा होता है। तीसरा अंतर्दृश्य समाप्त होता है। प्रकाश आने पर भूत कमरे में वो वेणु के साथ दिखती है। छाया, बीमारी भली थी। डॉक्टर के कई मुलाकातों के बाद ठीक हुई। धीरे धीरे सजने वाले मेरे दरबार में मेरे कदमों की बंदगी करने वालों की तादाद बस घटकर एक ही रह गई। मेरी कल्पनाओं के बाकी सब महबूब गुम हो गए अपने आप। अब मेरी कल्पना में बस एक ही था, डॉक्टर शेखर। डॉक्टर शेखर। मैं उससे मिलने के लिए हर शाम को सजती संवरती, कल्पना की सबसे बेहतरीन रंगीन साड़ी पहनती। उससे मिलन के लिए सबसे पहले सुर्ख साड़ी मैं खुद को संवारती, अपने बदन पर उसे लपेटे अपनी चोटी को गूंथती, उसमें जस्मिन के सफ़ेद फूलों को खोजकर जा बैठती मैं बगीचे में। अपने हाथों में पकड़े आईने में खुद को निहारती मैं जा बैठती झूले पर पेड़ के नीचे। मैं सजती और इंतज़ार करती अपने प्रियतम का, निहारती रहती उसके इंतज़ार में सजा अपना यौवन। वेणु, अपना ही चेहरा दिन रात निहार कर तुम ऊब नहीं जाती थी? छाया, नहीं, मैं कभी नहीं ऊबती थी, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरती को अपनी आंखों से कहाँ निहारती थी। मैं तो खुद को डॉक्टर शेखर की नज़र से देखती थी। अपनी ही खूबसूरती पर रीझ जाती, उससे दीवानों की तरह, दीवानी की तरह प्यार करने लगती। मेरी कल्पना का डॉक्टर शेखर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। पर इन सारी कल्पनाओं के बाद भी दिल अचानक ही आह भर उठता था। शाम की हवाएं अचानक ही गमगीन हो उठती थी। डॉक्टर से मिलने के बाद मैंने खुद को कभी अकेला नहीं पाया। अब भी मैं ज़मीन पर अपने नाजुक कदम रखती तो सोचती कि डॉक्टर क्या सोचेगा मेरे नर्म नाजुक पैरों को देखकर, कैसा लगेगा उसे। अगले संवादों के बीच प्रकाश छाया पर केंद्रित होता है, फिर धीरे धीरे प्रकाश जाता है तो उसके आसपास का वातावरण एक सुंदर बगीचे का आभास देता है। चौथा अंतर्दृश्य। दोपहर को जब आसमान सूरज की रोशनी में चमचमा रहा होता, हर तरफ खामोशी होती, दूर कहीं कोई चील की आवाज़ अचानक सुनाई देती, चीखती तेज आवाज़। बाहर किसी चूड़ी वाले की आवाज़ सुनाई देती। छाया एक सफ़ेद चादर लिए अदा के साथ आती है और बगीचे में उसे बिछाकर उस पर बैठती है। आवाज़, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ, सुहागिनों का श्रृंगार, चूड़ी ले लो, चूड़ी कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ। छाया, कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ। चूड़ी ले लो, सुहागिनों का श्रृंगार। छाया चादर पर अदा से अधलेटी हुई अपनी खूबसूरत कलाइयों को निहार रही होती है। उसके दूसरे हाथों में उसके द्वारा बनाए गए गुलाब के फूलों के गुच्छे हैं, जिन पर वो अपना सर टिकाए है। चूड़े वाले की आवाज़ नज़दीक आती है। एक तरफ से डॉक्टर शेखर सम्मोहित सा उसके करीब आता है। बड़ा ही
सहेज कर उसकी कलाई को थामता है, उसकी नब्ज को जांचता है, उसकी धड़कन को महसूस करता है। फिर अपने सफ़ेद एप्रन की जेब से रंगीन चूड़ियाँ निकाल कर उसकी कलाई में धीरे धीरे पहनाता है। छाया अपने हाथों में सजी चूड़ियों को देखती है, फिर उन चूड़ियों का संगीत सुनती है। डॉक्टर चूड़ियों से सजे हाथ को अपने हाथ में लेता है, उन्हें चूमता है, फिर हौले से उसके हाथों की चूड़ियाँ निकाल लेता है और फिर बाहर निकल जाता है। छाया को अपनी सोनी कलाई का बोध होता है। उसे अपनी कलाइयाँ बदसूरत लगती हैं। बाहर चूड़ी वाला वापस लौटते हुए आवाज़ लगाता गुजरता है, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ, सुहागिनों का श्रृंगार, चूड़ी ले लो, कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ। छाया अपनी कलाई देखती रहती है। अपने पास पड़े गुलाब के फूल उसे बदरंग लगने लगते हैं। प्रकाश धीरे धीरे गुम हो जाता है। दृश्य 6। एक बग्घी के पास आने की आवाज़ आती है, धीरे धीरे रोशनी आता है, डॉक्टर का कमरा दिखता है। वो अपनी दवाइयों के व्हील लगे रैक के साथ आता है और फिर दवाइयों की नई पेटी लाने बाहर जाता है। उसके बाहर जाते ही लाडली आती है। वो डॉक्टर के रैक की शीशियों को बड़ी उत्सुकता से देखती है। वो अपने कपड़ों में छिपाए गुलाब को रैक में रखना चाहती है पर निश्चय नहीं कर पाती है। डॉक्टर आता है, उसे देखकर मुस्कुराता है, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? छाया वो गुलाब का फूल छिपा लेती है। मैं अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। आज तो मैं बगीचे में झूला भी झूली, ढेर सारे गुलाब भी बनाए। गुलाब? हाँ, बना लेती हूँ किसी के लिए। सोचा है 1000 पूरे हो जाएंगे तो भेंट करूँगी उसे। आप ये बताइए कि आपका क्लिनिक कैसा चल रहा है? आपने हमारे घर में ही क्लिनिक खोल लिया, ये बड़ा अच्छा किया। डॉक्टर अपनी दवाइयों की पेटी खोलता है, उसमें से शीशी निकालकर उसे सजा रहा है। ये शीशियाँ कैसी हैं? ये शीशियाँ कैसी हैं? दवाइयाँ हैं, सब पर लेबल लगाकर रखना है। ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लाइए ना, लीजिए। अरे रहने दीजिए आप। छाया उसके हाथ से शीशी झटक लेती है। कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। आप लेबल पर दवाई का नाम लिख कर देते जाइए, मैं बोतल पर चिपकाती जाऊंगी। ठीक है, पर सावधानी से। गलत लेबल चिपका दिया तो दवा के बदले जहर दे दूंगा किसी को और पुलिस पकड़कर ससुराल भेज देगी मुझे। वो एक सफ़ेद कागज़ लेकर उसके टुकड़े पर पर्चियां बनाता है। उसे अपने एप्रन की जेब से पेन निकालकर पेटी में रखे पैकेटों में से एक को खोलता है, पैकेट पर लिखे को पढ़ता है। छाया, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं भला आपको कहीं क्यों जाने दूंगे? जेल जाएंगे। पर ये तो बताइए कि आप दवाई के साथ जहर रखते ही क्यों हैं? क्योंकि कभी कभी जहर भी दवा का काम करता है। एक पर्ची पर लिखता है SNK 65 डेंजरस ड्रग। छाया को वही पर्ची देता है। 1 गोली दवा है पर 4 गोली जानलेवा। 1 गोली दवा है पर 4 गोली जानलेवा। छाया लेबल चिपकाती है, ऐसी खतरनाक है। और क्या, खाने वाला धीरे धीरे अपनी हृदय गति खो देता है, सो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। मृत्यु, देखा है मैंने मृत्यु को, पर ये नहीं समझ पाई कि किसी और की मृत्यु से मेरा जीवन क्यों मर गया, क्यों छीन लिए गए मेरी जिंदगी के सारे रंग। समय बदल रहा है, थोड़ी कोशिश करने पर तुम्हारा अपना जीवन भी फिर से जी सकती हो। बातचीत के दौरान शीशियों पर लेबल चिपकाने का काम भी जारी रहता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। छाया, हिम्मत तो करती हूँ, पर कोई समझे तब तो। पर मुझे यकीन है मैं फिर से जीऊंगी, फिर से संवरूंगी। क्यों? मैं जी सकती हूँ ना। क्यों नहीं, इतनी सादगी में भी तुम सुंदर लगती हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैंने तुम्हारे भैया से भी कहा है कि तुम्हारी पढ़ाई फिर से शुरू करवा दें। अब पढ़कर क्या करूंगी मैं? शायद समाज से हुई गलती का सुधार कर सको। पढ़ने से जीवन को फिर से संवारने का हुनर भी आएगा, नया विश्वास जगेगा, घर से बाहर जा सकोगे। अच्छा, आज लग रहा है जैसे शरीर का ताप फिर थोड़ा बढ़ा है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी नब्ज जांच कर देखो, हाल बताओ। वो कलाई बढ़ाती है, डॉक्टर उसकी कलाई को पकड़ता है। डॉक्टर असहज दिखता है। छाया खुद से बोलती है, इसी कलाई को तुम सदा के लिए थाम लो। क्या मेरी धड़कन ये नहीं बताती है? डॉक्टर खुद से, कितनी सुंदर हो। तुम्हारी जैसी सुंदरी को अपने जीवन की संगनी बनाना
किसी का सपना हो सकता है। तकदीर ने भी कैसा भयानक मजाक किया है तुम्हारे साथ, कितना प्यार भरा है तुम्हारे दिल में। काश कि मैं छाया खुद से, काश कि तुम स्वीकार लेते मेरे धड़कनों का अनुरोध, कह देते कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरी कलाई थाम कर मेरे नब्ज की धड़कन से सिर्फ मेरी बीमारी का ही पता लगा सकते हो। तुम्हारी डॉक्टरी फिर किस काम की, जो प्यार का ना पता लगा सके। डॉक्टर खुद से, पता है मुझे, पता है मुझे, पर मैं कहूँ कैसे कि मैं तुम्हें, नहीं ये ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ और ये मरीज़। भाग्य ने उसे, मैं भाग्य नहीं बदल सकता किसी का, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। और फिर मैं छाया खुद से, क्या बात है। इधर मैं महसूस कर रही हूँ कि इनके व्यवहार में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं, बचने की कोशिश करते हैं मुझसे, नजरें चुराते हैं। और मेरे लिए तो अब दो ही चीज़ें बची हैं, प्यार और मौत। प्यार करूंगी तो जिंदा रहूंगी, पर प्यार क्या मन ही करता रहेगा? क्या कभी वो साकार भी होगा? बाहर गाड़ी के आने की आवाज़ आती है, लगता है दादा आ गए। डॉक्टर किसी सोच में खोया है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर, हाँ हाँ हाँ, मैं क्या कह रहा था? कुछ भी तो नहीं, मेरी कलाई छोड़िए, दादा आ गए। आ गए? उनसे मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। हाँ ये दवाइयाँ, दुविधा में उसकी ओर देखता, आप जाइए, मैं इसे करीने से रख दूँगी। थैंक यू। वो बाहर निकलता है। छाया, जानती हूँ क्या ज़रूरी काम है। दुनिया को दवाई पिलाने वाला डॉक्टर शाम को खुद भी दवाई पीता है, दादा के साथ बैठकर। छत पर गए हैं, छत पर गए होंगे। वो रैक में दवाइयों की शीशियों को सजाती है, पर आजकल डॉक्टर जब तक बेचैन हो उठते हैं। कोई ना कोई बात ज़रूर है, लगता है जो मुझसे छिपा रहे हैं, जैसे मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं पर होठ तक नहीं ला पाते। किसी बात का दुख है उनके मन में, मुझसे नजरें नहीं मिला पाते। किस बात को छिपाते हैं? मर्द होकर भी ऐसी क्या शर्म? मैं तो नहीं शर्माती, बस भैया का लिहाज है, पर लगता है मुझे ही खुलकर उनसे साफ साफ पूछ लेना पड़ेगा। एक शीशी को रखते हुए उसके पर पड़े लेवल को पढ़ती है, SNK 65, इसे संभाल कर रखना होगा। 1 गोली दवा, 4 गोली मौत। वो उस शीशी को रखने के लिए सही जगह रैक देखती है। विनय दादा आते हैं। विनय, लाडली अकेली यहाँ बैठी क्या कर रही है? दादा, वो शरीर का ताप थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा था, पर आपके आते ही मुझे कोई दवा बताए बिना ही चले गए। कहा आपसे कोई ज़रूरी काम है। हाँ, मैं तो समझ गई कि क्या ज़रूरी काम है। छत पर होंगे? नहीं, छत पर नहीं, बाहर जाने की तैयारी करने गए हैं अपने कमरे में। मेरी गाड़ी चाहिए उन्हें, आज और कल। गाड़ी? क्यों भला? डॉक्टर सज धर कर आता है, विनय से हाथ मिलाता है, लाडली को देखता है, फिर नजरें बचाता है। लाडली कुछ पूछना चाहती है। विनय, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू विनय, मैं आता हूँ, गाड़ी ले जा रहा हूँ। विनय, ऑल द बेस्ट। वो बाहर निकलता है। छाया पूछती है, इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? मरने गए हैं। छी, अपने दोस्त के बारे में कोई ऐसा बोलता है भला? बताइए ना दादा, कहाँ गए हैं वो? सच बताओ ना। शादी करने जा रहा है। अच्छा, अब मजाक मत करो दादा, सच बताओ ना, कहाँ जा रहा है वो डॉक्टर? मैं मजाक नहीं कर रहा लाडली, वो सचमुच शादी करने जा रहा है। अच्छा, शादी? वो शादी करने जा रहा है? ये तो इतना शर्माते हैं, वो शादी करने जा रहे हैं। खूब दहेज मिल रहा है उसे। मुझसे साफ तो नहीं कहा उसने, पर खुद लड़की के परिवार वाले मुझे जानते हैं, उन्होंने ही बताया। डॉक्टर अब बड़ा क्लिनिक खोलेगा लाडली। वो बाहर निकलता है। छाया, शादी कर रहा है डॉक्टर। यही वो बात थी जिसे उसने अपने सीने में छिपा कर रखा था। क्या मुझसे नहीं बता सकते थे? क्या मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था? इतने दिनों तक मेरी भावनाओं को सहलाते रहे। अपमान क्यों किया? इसलिए कि मैंने कभी उनसे ये तो नहीं कहा कि तुम शादी मत करना।
क्या सोचते हैं कि सच का पता लगने पर मेरा दिल टूट जाएगा? कितना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। मर्द दरअसल भरोसे के लायक ही नहीं होते। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने बस एक ही मर्द को जाना और वो भी क्या निकला। इतना भरोसा किया और क्षण भर में मैंने उसे इतना प्यार किया और उसने अचानक वो अपने हाथ में पड़ी शीशी को देखती है। प्रकाश धीरे धीरे अपनी दिशा और ऊंचाई बदलकर समय के परिवर्तन को दिखाता हुआ उसकी छवि को छाया में बदलता है और फिर गुम कर देता है। और जब वापस आता है तो वो अकेली बैठी है। दिन बदल चुका है। डॉक्टर शादी का लिबास लिए आता है। उसे वहाँ अकेली बैठकर चौंक जाता है। वो प्रवेश कर चुपचाप उसे थोड़ी देर तक देखता है, फिर उसके आगे आता है। छाया, तैयार हो गए? मुझसे छिपाया कि आप शादी करने जा रहे हैं। मैं बताने ही वाला था, मैं तुम्हें सरप्राइज देता। हैरानी तो मुझे हुई ही, पर दुख हुआ कि ये बात तुमने खुद मुझे नहीं बताई। क्या सोचते हो कि मेरा दिल टूट जाएगा? हाय, डॉक्टर ने मेरी कलाई पकड़ी और शादी किसी और से कर ली। नहीं, ये बात नहीं। कैसी है? तुमने देखा है, सुना है, बहुत सुंदर है। देखा नहीं, क्या करना देखकर? तो जनाब की शादी है, पर मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम कैसी शादी कर रहे हो? ना बैंड बाजा, ना बाराती, इतनी फीकी शादी क्यों? बेकार में पैसा फूकने का क्या मतलब है? और फिर शादी कोई इतना धूम धड़ाका करने वाली चीज थोड़ी ही है। सोचकर अभी से उदास हो रहा हूं कि कैसे काटूंगा बंधन में बाकी जिंदगी। इसीलिए मातम के माहौल में शादी करोगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बिना बाजे गाजे के भला कोई शादी करता है? दादा दादा, विनय आता है। क्या है लाडली? इस दूल्हे को देखिए, अपने प्यारे दोस्त को। अरे समझाइए इसे, कहते हैं शादी बिना बाजे गाजे के साथ होगी। ऐसी भी भला कहीं लड़के की शादी होती है? दादा, आप सारा इंतजाम करवा दो ना। डॉक्टर आपका दोस्त है, उसके परिवार में अब कोई बचा तो है नहीं, सो आपको ही उसका ख्याल रखना होगा। विनती करती हूँ दादा, करवा दो ना, धूमधाम से करवाओ इसकी शादी। ठीक है लाडली, हो जाएगा। मैंने कल ही कह दिया था, मुझे पता था। तुम चिंता छोड़ दो। वे सब लोग थोड़ी देर में दरवाजे पर सज धज कर आ जाएंगे। पूरा बैंड आ रहा है, आ ही गए होंगे। डॉक्टर विनय पर, अरे लाडली चाहती है तो यही सही, अब मना मत करो। चल छत पर चलें, आज के बाद पता नहीं कभी तेरा साथ मिलेगा या नहीं। चल। डॉक्टर दूल्हे के लिबास को कहाँ रखे ये सोचता है। छाया उसके हाथ से लिबास लेती है। वो डॉक्टर के साथ बाहर निकलता है। छाया, तुम दुल्हन लाओगे? अपने कल्पना के राजकुमार को मैं इतनी सादगी से ब्याह करने दो भला। मैं तुम्हें सजाऊंगी, खूब धूम धड़ाका गाना बाजा गाजा करवाऊंगी, जश्न मनाऊंगी तुम्हारी शादी का। वो शादी के लिबास को एक स्टैंड पर टांगती है। तुम्हें सजा कर देखूंगी, कैसा लगता है मेरा दूल्हा राजा। और फिर मैं भी सजूंगी, करूंगी श्रृंगार, जिसे जो कहना है कहे। आज तो बस मैं अपने मन का करूंगी। वो अपनी बंद मुट्ठी पर अपना ध्यान देती है, फिर बाहर की ओर देखती है। अंधेरा होता है। दृश्य 7 छत पर रेलिंग पर झुके विनय और डॉक्टर। उसके पास ही स्टूल पर पानी, 2 गिलास और विस्की की एक आधी खाली हो चुकी बोतल है। विनय, आज पूरे चांद की रात है। डॉक्टर, पता नहीं कितने सालों बाद ऐसा खिला चांद देखा है। पढ़ाई के वक्त किताबों में और पढ़ाई के बाद काम में डूबा रहा, कभी आसमान पर नजर डाली ही नहीं। अब एक नई जिम्मेवारी। पिताजी मरने से पहले ही कर गए थे ये रिश्ता। हम चाहते क्या हैं, पर करना क्या पड़ता है। विनय, हालात से समझौता करना मनुष्य की नियति है, सबको करना पड़ता है। मैंने ही लाडली के लिए क्या क्या सपने नहीं सजाए थे, पर भाग्य ने मेरा कुछ भी नहीं चलने दिया। सब ठीक हो जाएगा विनय। वैसे विनय, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम्हारी भी तो अपनी एक जिंदगी है। विनय, मेरी जिंदगी की हद तो तय हो चुकी है, तुम खुश हो। बाहर बैंड वाले आ पहुंचे हैं। उनके अभ्यास की शुरुआती आवाज सुनाई देती है।
लाडली हाथ में शादी का लिबास लिए आती है। लाडली, दादा दरवाजे पर बाजे वाले आ गए हैं, आपको पूछ रहे हैं। विनय, मैं देखता हूँ, तुम नीचे आ जाना। जाते जाते वो रुकता है, पर 1 मिनट, एक आखिरी घूंट तुम्हारी शादी के नाम। वे गिलास उठाते हैं, चीयर्स। एक ही घूंट में पीते हैं, मैं चलूं। वो उससे गले मिलकर जाता है। डॉक्टर और लाडली खामोश हैं। लाडली दूल्हे के लिबास को आगे करती है। लो, पहन लो। डॉक्टर ने जैसे कि सुना ही ना हो उसकी ओर देखता खड़ा है। लाडली आगे बढ़कर उसे दूल्हे का लिबास पहनाती है। दूल्हे के लिबास में अच्छे लग रहे हो, बस होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट की कमी है। थैंक्स लाडली, मैं छोटा सा ले लूं? उसके हाथ से गिलास लेते, लाओ मैं बना दूं। नहीं लाडली, मैं बना देती हूँ। डॉक्टर हार मानकर उसकी ओर पीठ फेर लेता है। उसके चेहरे पर उलझन है। लाडली विस्की डालती है और फिर अपनी मुट्ठी से दवा की शीशी निकालकर उसके गिलास में डाल देती है। 4 बूंद, थोड़ा पानी भी डालती है। लो, बना दिया, पहली बार बनाया है। डॉक्टर ग्लास को देखकर, थोड़ा और पानी डाल दो। लाडली उसमें पानी डालती है। लाडली, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आज के दिन आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे थोड़ी देर में धूमधाम से आपकी बारात निकलेगी। वो ग्लास देती है। डॉक्टर, मुझे चलना चाहिए। वो ग्लास से एक घूंट पीता है। दवाई का स्वाद परख कर पहले चौंकता है, फिर उस भाव को रोककर लाडली की ओर देखकर मुस्कुराता है, फिर एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर देता है। चलो, मैं आपको सहारा दूं, वहां तो मैं अकेला ही जाऊंगा, अपने दुल्हन के पास। अच्छा डॉक्टर, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। एक बात बताना, क्या अब भी मेरी कलाई थाम कर धड़कन पहचानोगे? डॉक्टर चुपचाप उसके चेहरे पर देखता है। अरे इतना गमगीन चेहरा क्यों बना रखा है? अपनी कलाई आगे बढ़ाते, लो, एक आखिरी बार मेरी धड़कन देखकर बताओ क्या हाल है मेरे दिल का। डॉक्टर लाडली की कलाई थामता है और उसकी आंखों में देखता है, बोलता है जैसे वहां पूरी इबारत लिखी हुई है। तुम्हारा दिल हमेशा की तरह कहता है, आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूं, मेरे लिए बस तुम ही तुम हो लाडली। और आपका दिल भी तो कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर जिस समाज में रहता हूं वहां हमारा मिलन संभव नहीं। पर अब मैं जानता हूं कि हम फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। बैंड वालों की आवाज उठने लगती है। साथ में विनय की आवाज पुकारती है, डॉक्टर चलो। डॉक्टर उसकी कलाई ना छोड़ना चाहकर भी छोड़ता है और फिर मुड़कर बाहर निकल जाता है। डॉक्टर, जा आ रहा हूं। जाओ जाओ अनंत की ओर, अनंत की ओर। राह देखना मेरी, मैं तुम्हें अकेले ना जाने दूंगी। साथ आऊंगी, पर इस तरह नहीं। शादी है, दुल्हन बनूंगी, सब श्रृंगार करूंगी, सिंदूर भरूंगी तुम्हारे नाम का, अपना सुहाग सेज सजाऊंगी। बगीचे के पेड़ के नीचे चांद सितारे बाराती बनकर रात को सजाएंगे। हवा छूकर दुख को हर लेगी सबका, भर देगी पूरे वातावरण की बेला में गंध, बेला की गंध, मादक गंध। बैंड बाजों के साथ सज धज कर आओगे तुम, चांदनी खिली होगी, तुम आओगे मध्यम मध्यम। न कोई घर होगा, न परिवार, समाज दुनिया सब गुम हो जाएंगे। उनका कोई नामो निशान न रहेगा। हो जाओ तुम बंद मेरी पलकों में सदा के लिए अपनी दुल्हन के साथ, जिसके चेहरे पर होगी उसके कंकाल तक चस्पा मुस्कुराहट, गुलाबी शराब की रंगत लिए होठों पर। मैं जाऊंगी अपने दूल्हे के पास, हौले हौले पहनकर दुल्हन का रेशमी लिबास, सोने के गहनों से सजकर। वो अपने ऊपर के संवादों के दौरान अपना दुल्हन का वेश भी तैयार कर लेती है।
अपने दूल्हे से मिलने की उम्मीद की बेचैनी और खुशी से जैसे नाच ही उठती है। उसका नृत्य जब चरम पर होता है, धीरे धीरे अंधकार में वो गुम हो जाती है। संगीत थोड़ी देर के लिए अंधेरे में भी बजता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा होकर खत्म हो जाता है। दृश्य 8। दोबारा रोशनी आने पर मंच पर भूत कमरे में छाया और वेणु बैठे दिखाई देते हैं। छाया। और फिर था अनंत अंधकार। आत्मा ने देखा मेरे खिलखिलाते दांतों वाले कंकाल पर लबादा पहने 3 विद्यार्थी झुके हुए हैं, अस्थि विज्ञान का पाठ पढ़ रहे थे। उन हिस्सों को समझ रहे थे जिसमें कभी मेरी खुशी और दुख से भरा हुआ नन्हा सा दिल धड़कता था, जिसमें बसते थे मेरे सपने, जिन पर खिले थे मेरे यौवन के फूल पत्ती दर पत्ती। एक मास्टर अपनी छड़ी से खटखटा मेरा कंकाल बता रहा था। उनका काम, उनका नाम, मेरा ही कंकाल लिए डॉक्टर मजूमदार तुम्हारे घर ले आया। यहां तुम लोगों की मासूम हरकतों के बीच गिना रहा था हस्तियों की संख्या। खिलखिलाती रही बरसों, फिर तुम लोगों का बचपन छूटा। वो कमरा स्टोर बन गया, तो मैं बाहर निकलकर मसान में जा बसी। तुमने तो देखी होगी मेरी वो आखिरी मुस्कुराहट। कितना अभ्यास किया था मैंने मुस्कुराने का। पहचान पाए तुम? क्या राज है उनके पीछे? बातचीत के दौरान सुबह की लालिमा धीरे धीरे वातावरण में अपनी आभा पसारती जा रही है। तभी एक कौवा बोलता है और छाया को समय का ख्याल आता है और धीरे धीरे विलीन हो जाती है। वेणु किसी गहरी सोच में डूबा हुआ स्थिर है। थोड़ी देर सन्नाटा होता है, चिड़ियों की आवाज वातावरण में भरने लगती है। वेणु: हाँ, मुझे तुम्हारे दांत याद आ रहे हैं। वे खिलखिलाते लगते थे मुझे। काश कि मैं अपने आंखों तुम्हें जिंदा देख पाता। तुमसे पूछता तुम कंकाल कैसे बनी। चलो अब पूछ लेता हूं। हेलो, अरे सुन रही हैं आत्मा जी? हेलो आत्मा जी, आत्मा जी। लगता है चली गई। प्रकृति के रोशन होते ही चली गई। वो बिस्तर से नीचे उतरकर खड़ा होता है, अपने हाथ पैर की जकड़न को तोड़ता है, उसे हिलाता डुलाता है, खींचता है। सवेरा हो गया, चलूं, टहल आऊं। वो बाहर निकलता है। वातावरण में सुबह का संगीत उभरता है। प्रकाश धीरे धीरे धीमा होता है, गुम हो जाता है, अंधकार होता है। नाटक समाप्त। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की इस कहानी पर विकसित ये नाटक कंकाल। और इसमें एक हमने खास भी किया कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुन रहे थे, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो है दूर बैठा हुआ उमाशंकर है, वो सितार बजा रहा था। ये सितार जो सुन रहे हैं ये कहीं हमसे 24 किलोमीटर दूर है, और मोबाइल से वो एक लाइव आ रहा है और वो ये मेरे को सुन रहा है वहाँ लाइव, और साथ साथ बजा रहा है साथ साथ। तो उमाशंकर जो है वो और उधर है, और उसको दिखा रही है वहाँ स्मिता पराशर, ये कला मंडली की। और यहाँ जो म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो साथ में इंस्ट्रूमेंट को, वो प्रतिभा सिंह जो मेरी पत्नी भी हैं। तो ये एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ रीडिंग भी हुई तो उधर से म्यूज़िक भी चल रहा है। ये एक डबल 4 फ़ोन का उपयोग करके हम दोनों एक एक्सपीरियंस कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसा होगा, ये आप सब बताएंगे, इस पर विचार करेंगे और इसको ज़्यादा समृद्ध करेंगे आप। धन्यवाद। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद सुमित जी। ओह, थैंक यू।
चलिए अब हम विदा लेते हैं। और यहाँ तो ग्रीन रूम है नहीं लाइव मिल सकते हैं, बट उम्मीद करता हूँ आपने सुना, आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश करेंगे इसको और भी हम धीरे से मांझे, इसको संवारने की कोशिश करें। अभी हमने एक म्यूज़िक और भी हम कई सारे हो सकता है कि और वैरायटी इसमें लाने की कोशिश करें। प्रयोग चल रहे हैं, हम सब मिलके बनाएंगे इसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद लाइव रहने के लिए। त्रियन ने यहाँ जो है वो मेरा बेटा है, उसने टेक्निकल व्यवस्था कैमरा सेटअप के